पुष्पराज और परी। जैसे ही ट्रेन सताना स्टेशन पर पहुंची, खिड़की पर कुछ गुलाब के फूल उभर आए। शालिनी ने ध्यान से देखा तो एक बच्चे के हाथ में वही गुलाब का गुच्छा हिल रहा था। 10 से 12 गुलाब रहे होंगे। ले लो मैडम, रुपए का एक गुलाब है, 2 रुपए में 3 दे दूंगा, आपके बालों में खूब सजेगा। मुझे नहीं चाहिए। ले लीजिए, दोपहर हो गई, अभी तक एक भी फूल नहीं बिका है। नहीं बच्चे, मुझे इनकी जरूरत नहीं है, मैं अपने बालों में गुलाब कभी नहीं लगाती। घर के लिए ले जाइए मैडम, खुशबूदार गुलाब है। शालिनी ने गहरी सोच के साथ उस मासूम की तरफ देखा और 5 रुपए की नोट उसे दे दी। 2 रुपए के 2 गुलाब भी दे दो। बच्चे ने 3 गुलाब दे दिए और 3 रुपए लौटाने के लिए अपनी जेब टटोलने लगा। मैडम 3 कहा था तो 3 दूंगा। अरे गाड़ी ने सीटी दे दी है। गाड़ी चलने लगी और नन्हा बच्चा गाड़ी के साथ प्लेटफॉर्म पर दौड़ने लगा। गाड़ी ने रफ्तार पकड़ ली। शालिनी के पास बैठी हुई एक औरत ने डालने की ओर देखा और कहा, बड़ा चालबाज लड़का था, मीठी मीठी बातों में 3 रुपए मार दिए। इन पर विश्वास करना यानी कि धोखा खाना, पक्के धोखेबाज होते हैं ये धोखेबाज नहीं है, गाड़ी चल पड़ी इसलिए वो रुपए लौटा नहीं पाया। आप बहुत भोली लगती हो, मैं इन लोगों को अच्छी तरह जानती हूँ। हाँ। अचानक उस औरत ने देखा कि वही मासूम लड़का हाथ में 3 रुपए लेकर पास में खड़ा था। मैडम आपके 3 रुपए, गाड़ी चल पड़ी तो मैं किसी तरह से पिछले डिब्बे में चढ़ गया। मेरे 3 रुपए लौटाने के लिए तुमने ये खतरा क्यों मोल ले लिया? फिर कभी लौटा देते। मैडम मेरा दिल नहीं माना, अगर मैं न आता तो आप मेरे बारे में क्या सोचती? हम जैसे बहुत से लोगों पर से आपका विश्वास उठ जाता। शालिनी ने उस ईमानदार बच्चे की बात पर गौर किया और सोच में पड़ गई। पास की औरत भी आश्चर्य से देख रही थी। बेटा ये रुपए तुम रख लो, तुम्हारा नाम क्या है? पुष्पराज नाम है मेरा। बड़ा ही प्यारा नाम है। मैडम मुझसे गुलाब ले लीजिए। नहीं चाहिए। पुष्पराज बेटा, ईमानदारी को हमेशा जिंदा रखना, लेकिन खतरा मोल मत लेना। पास में बैठी हुई औरत ने पुष्पराज के बचे हुए फूल खरीद लिए। उसे अपने अंदाजे पर पछतावा हो रहा था। पुष्पराज चला गया और शालिनी उसके बारे में सोचती रही। उसे एक सुंदर फूल के हाथों फूल का बेचना खल गया था। आखिर उस मासूम का क्या कसूर है जो प्लेटफॉर्म और रेलगाड़ी में घूम घूम कर फूल बेचने पर मजबूर है। एक दिन शालिनी ट्रेन में सफर करते हुए कटनी स्टेशन पर उतर गई। उसे एक सेमिनार में भाग लेने जाना था। उसने देखा एक आदमी ने किसी बच्चे के पैसे छीन लिए थे। वो बच्चा कोई और नहीं, पुष्पराज था। शालिनी दौड़कर वहां पहुंच गई और उस आदमी को डांटने लगी। क्या गुंडागिरी है ये? उस बच्चे के पैसे वापस कर दो। आपको क्या करना है? ये बच्चा आपका कौन लगता है? मेरा छोटा भाई है, पैसे वापस करो, नहीं तो तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। हाँ। वो आदमी अच्छी चाल चलने वाला नहीं था, लेकिन पुलिस से डरता था। उसने झट से रुपए निकालकर पुष्पराज को दे दिए और गुस्से से देखता हुआ चला गया। मैडम आप यहाँ सच सच बताइए, क्या आप परी हैं? परी? मैं तो शालिनी हूँ। आप शालिनी परी है? सिर्फ शालिनी। बहुत साल पहले माँ परियों की कहानी सुनाती थी। वो बताती थी परियां कहीं भी पहुँच जाती है, रक्षा करती है, चमत्कार भी करती है, बहुत नेक और दयालु होती है। आपके अंदर भी सारे गुण हैं। अरे पुष्पराज, मैं साधारण इंसान हूँ, देखो मेरे पंख भी नहीं है। अच्छा ये बताओ, वो आदमी कौन था और उसने तुम्हारे रुपए क्यों ले लिए? मैडम मैं उसे नहीं जानता, मुझे बच्चा और कमजोर समझकर सता रहा था। हाँ, उसे मैंने एक बार रेलवे ब्रिज के नीचे नशाखोरी करते हुए देखा था। मैडम यहाँ गरीब और कमजोर को सताने वाले बहुत मिल जाते हैं। कहाँ रहते हो? यही राम टोकरी की एक झोपड़ी में रहता हूँ। वो झोपड़ी मेरी नहीं है, चाचा की है। अपने कमाए हुए रुपए चाचा को देता हूँ और चाचा मुझे खाना देते हैं। आज मार खाने से बच गया। वो कैसे? उस आदमी ने मेरे रुपए छीन लिए थे और यदि आप न आती तो मुझे खाली हाथ घर जाना पड़ता। खाली हाथ का मतलब लंबी कुटाई, खाना भी नहीं मिलता। पुष्पराज, इतना सब कुछ सह लेते हो?
दूसरा रास्ता भी तो नहीं है ना मैडम। अब तो आदत पड़ गई है मेरी। चलो, मैं तुम्हारा घर देखना चाहती हूँ। नहीं मैडम, वो जगह अच्छी नहीं है। चारों तरफ बड़ी गंदगी है, बदबू आती रहती है। आपके चलने के लिए सही जगह नहीं है। शालिनी ने जिद पकड़ ली तो पुष्पराज मजबूर हो गया। पुष्पराज आगे आगे और शालिनी पीछे पीछे चलने लगी। कुछ देर के बाद वो घर आ गया। अंदर से शराब की बदबू आ रही थी। पुष्पराज का चाचा अंदर बैठा था। ये मैडम कौन है? हम गरीबों की बस्ती में कैसे आ गई हैं? पीछे शालिनी को देखकर चाचा का स्वर धीमा हो गया। देखो, तुम इस मासूम फूल की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। इसके पढ़ने के दिन है और ये प्लेटफॉर्म और रेलगाड़ी में फूल बेचने जाता है। इसका भविष्य क्या होगा? हम गरीब हैं मैडम, हमारी जिंदगी ऐसे ही बीतती है। मेरे पास तो इसे खिलौने और इसकी फीस भरने के लिए भी पैसे नहीं रहते हैं। इसके पैसे पर तुम ही नशा करते हो और बहाने बनाते हो। तुम्हारी जिंदगी तो बर्बाद हो ही गई है। इस फूल को मुरझाने से मुझे बचाना है। मैं इसके रहने, खाने और पढ़ने का जिम्मा उठाना चाहती हूँ। मैडम, मेरा क्या होगा? पास में एक बिल्डिंग बन रही है। मैं बिल्डर से कह दूंगी, वो तुम्हें काम दे देगा। अपने हाथों से कमाकर और 2 पैसे कमाओ और अपनी कमाई खाओ। बच्चे की कमाई खाते शर्म नहीं आती? शालिनी ने उस दिन पुष्पराज का जिम्मा उठा लिया। उसे अच्छे स्कूल में दाखिला दिला दिया। अच्छे कपड़े, रहने की अच्छी व्यवस्था हो गई। पुष्पराज भी मन लगाकर पढ़ने लगा। समय बीतता गया। वो कॉलेज में पहुंच गया। उसकी दुनिया बदल चुकी थी। कभी गरीबी की मार झेलने वाला पुष्पराज अब शालिनी की छत्र छाया में अच्छी जीवन बिता रहा था। एक दिन शालिनी बीमार हो गई और उसने खटिया पकड़ ली। उसका इलाज होने लगा, लेकिन कोई लाभ नहीं हो रहा था। डॉक्टर ने बताया वो काम नहीं कर पाएगी। बहुत सारे रुपए खर्च करने के बाद भी बीमारी ठीक नहीं हुई। नौकरी जाती रही। मैडम, आप चिंता मत करिए। आपने कमाकर मुझे पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया। मैं अच्छी नौकरी करूंगा और आपको काम नहीं करना पड़ेगा। पुष्पराज, तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर लो, इसके बाद कमाई के बारे में सोचना। शालिनी का एक भाई संजू उसके पास आकर रहने लगा। वो बड़ा धूर्त था। पुष्पराज ने समय का तकाजा देखा और अधिक पैसा कमाने के लिए विदेश की नौकरी पकड़ ली। वो साथ में पढ़ाई भी कर रहा था। शालिनी की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। दीदी, तुमने जिस पुष्पराज को मुरझाने से बचाया, वही तुझसे दूर चला गया। अब उसकी आशा करना व्यर्थ है। तुम्हारा यही भाई संजू ही तुम्हारे काम आएगा। पुष्पराज एहसान फरामोश है, लेकिन तुम्हारा भाई ऐसा नहीं है। एक दिन शालिनी की हालत बहुत खराब हो गई और वो बड़े अस्पताल में पहुंच गई। वहां उसका अच्छा इलाज होने लगा और कुछ दिनों के बाद उसकी तबीयत में सुधार आ गया। इलाज का खर्चा बहुत ज्यादा था और संजू हमेशा शालिनी को समझाता रहता था। एक दिन ऐसा आया कि शालिनी पूरी तरह से स्वस्थ हो गई और घर आ गई। देखा दीदी, तुम्हारे लाडले ने मुंह भी नहीं दिखाया। अंत में यही नालायक भाई ही काम आया। संजू, बड़ा अस्पताल है, बड़ा खर्चा आया होगा। दीदी, तुम्हारे सामने यह खर्चा क्या है? मेरे रहते हुए तुम्हें कोई कमी नहीं होगी। शालिनी कुछ बोली नहीं और सोचने लगी। उसे लगा कि पुष्पराज किसी मुसीबत में फंस गया है। वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी। इतने में अस्पताल से एक कर्मचारी एक चेक लेकर आ गया। सलोनी मैडम, मैं अस्पताल की तरफ से आया हूँ और आपका 5,000 का चेक ले आया हूँ। दरअसल 75,000 का बिल बना था और आपके भाई ने 80,000 पेड कर दिए, इसीलिए हम 5,000 का चेक आपको वापस दे रहे हैं। धन्यवाद। बहन के लिए इतना तो मैं कर ही सकता था। शालिनी ने चेक को ध्यान से देखा तो उस पर पुष्पराज का नाम लिखा हुआ था। ये चेक मेरे पुष्पराज के नाम से है। इसका मतलब सारी पेमेंट पुष्पराज ने ही की थी। हाँ मैडम, आपके इलाज का सारा खर्चा उन्होंने ही उठाया है। उन्होंने नाम बताने से मना किया था। संजू चुपचाप वहाँ से खिसक गया। शालिनी इस बात से अधिक खुश था कि उसका प्यारा भाई पुष्पराज सही सलामत है। उसने बिन बताए इतना सारा खर्च उठा लिया और अपनी बहन को इतनी बड़ी बीमारी से बचा लिया। शालिनी ने मुड़कर देखा तो पुष्पराज शांत मुद्रा में उनके सामने खड़ा था।
शालिनी बहन ने अपने प्यारे भाई को गले से लगा लिया।